हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बारे में आज हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा काल आता है शुंग काल। तो शुंग काल के बारे में हम पूरा डिटेल से एकदम सीखेंगे। अगर हमारे अशोक का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ताकि जब चीज़ें सीक्वेंस से आप पढ़ोगे तभी वो समझ में आएगा, अन्यथा वो समझ में नहीं आएगा। देखो, शुंग काल को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं। ब्राह्मण राज्य ये भी होता है। शुंग काल को ब्राह्मण राज्य भी कहते हैं, कई लोग मानते हैं। मौर्य राज्यों के उत्तराधिकारी राज्य थे। मौर्य राज्यों के उत्तराधिकारी राज्य थे। अब एक होता देशी उत्तराधिकारी और एक है विदेशी उत्तराधिकारी। दो उत्तराधिकारी उस समय बने, देशी उत्तराधिकारी, विदेशी उत्तराधिकारी। तो देशी उत्तराधिकारी में शुंग वंश आता है। देशी उत्तराधिकारी में शुंग वंश आता है। इसका टाइम पीरियड 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व के बीच में रहता है। 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व के बीच में रहता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथ में आई। देखो, जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो उसके बाद क्या आया, तो मध्य भाग की सत्ता किसके हाथ में आई? शुंग वंश के हाथ में आई। शुंग वंश के पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। शुंग वंश के जो पूर्वज थे वो किसकी सेवा में थे? तो मौर्यों की सेवा में थे। तो देखो, शुंग कहाँ रहते थे? तो उज्जैन प्रदेश में रहते थे। शुंग कहाँ रहते थे? उज्जैन प्रदेश। और उज्जैन किस नदी पर बसा? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। फिर देखो, पुष्यमित्र शुंग जो इस वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग जो इस वंश का संस्थापक था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति भी कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य सम्राट का बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति की उपाधि धारण करता था। क्या करता था? सेनापति की उपाधि धारण करता था। ये कभी राजा नहीं बना, सिर्फ सेनापति बनकर ही अपने शासन को चलाया। फिर बृहद्रथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके कहाँ ले आया? विदिशा ले आया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा ले आया। विदिशा कहाँ पर पड़ता है? तो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये हमेशा सेनापति की उपाधि में ही रहा, कभी भी राजा नहीं बना, लेकिन राजा की तरह वो कार्य करता था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से जानकारी हमको मिलती है। अब देखो, राज्यपाल उस समय था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी हमको अयोध्या अभिलेख से मिलती है। तो उस समय राज्यपाल था धनदेव। कौन था? धनदेव। धनदेव ने अब 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अयोध्या अभिलेख में लिखा कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए कि हाँ, ये जो राज्यपाल था उसका धनदेव, तो उसके समय में ये पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। एक की शुरुआत, पहला शुरू में, दूसरा अंत में। पहला शुरू में, दूसरा अंत में। पहला शुरुआत में, दूसरा अंत में। फिर जो महर्षि पतंजलि के समय में ये 2 अश्वमेध यज्ञ हुए। जो पहले गुरु हैं, कौन? योग गुरु हमारे कौन है? महर्षि पतंजलि।
उन्हीं के समय में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। किससे हमको जानकारी मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो अयोध्या अभिलेख में जो उनका राज्यपाल था वो धनदेव था। फिर देखो, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार कराया। हिंदू धर्म का पुनरुद्धार कराया इस पुष्यमित्र शुंग ने। क्योंकि देखो उस समय जब मौर्य साम्राज्य था तो उसमें बौद्ध जैन तो ये सारे हमारे धर्म ज़्यादा चलते थे। अब क्या आ गया? अब जब शुंग काल आया, शुंग वंश आया, तो इसमें पुष्यमित्र शुंग ने क्या कराया? तो हिंदू धर्म का पुनरुद्धार कराया, हिंदू धर्म का प्रचार कराया। पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट करा दिया। जो अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे, बौद्ध स्तूप बनाए थे, और जितना भी प्रचार प्रसार किया था तो उनको सारे नष्ट करा दिया। फिर जो 2 स्तूप थे, 2 स्तूप भी बनवाए। पुष्यमित्र शुंग ने 2 स्तूप भी बनवाए। एक है भरहूत स्तूप, दूसरा है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप तो पहले से बना था, सिर्फ उसका मेंटेन कराया, उसको पुनरुद्धार कराया। और जो भरहूत स्तूप है इसने निर्माण कराया। फिर आगे देखो कहानी क्या है। सिर्फ चीजों को आप सीक्वेंस से समझते चलो। फिर देखो, भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 ईस्वी में की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इन्हें भारतीय पुरातात्विक वेदता का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्होंने भरहूत स्तूप की खोज 1873 में की थी। फिर भरहूत स्तूप सतना में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सतना में पड़ता है, जो सतना एमपी में है। पुष्यमित्र शुंग ने इसका निर्माण कराया था। निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। फिर दूसरा आता हमारा सांची स्तूप। सांची स्तूप देखो, ये रायसेन जिला में पड़ता है, जो एमपी में है। रायसेन जिला जो एमपी में है। सांची स्तूप में एक बड़ा स्तूप था और 2 छोटे छोटे स्तूप थे। सांची स्तूप में एक बड़ा था और ये 2 छोटे छोटे थे। बड़े को महास्तूप भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध के धातु अवशेष रखे गए हैं। यहाँ पर क्या रखा गया है? भगवान बुद्ध के धातु अवशेष रखे गए हैं। और छोटे वाले में अशोक कालीन धर्म प्रचारक भी रखे गए हैं। अशोक कालीन जो धर्म प्रचार प्रसार करता था, उसको भी जो निशानी थी उसको भी वहां पे रखे गए हैं छोटे छोटे स्तूप में। फिर एक और स्तूप है जो छोटा है, तो उसमें बौद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे। बौद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोदगलाय। महामोदगलाय के भी अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। फिर आगे देखो, फिर महास्तूप का निर्माण मौर्य के समय में ईंटों से हुआ था। महास्तूप का निर्माण मौर्य के समय में ईंटों से हुआ था तथा उसके चारों ओर काष्ठ वेदिका लगी हुई थी। उसके चारों ओर काष्ठ वेदिका लगी हुई थी। काष्ठ का मतलब लकड़ी की वेदिका लगी थी, लकड़ी लगी हुई थी उसके चारों ओर। फिर उसने पुनरुद्धार कराया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो उसको पाषाण वेदिका, पत्थर की वेदिका लगा दी। जब उसका पुनरुद्धार कराया तो पत्थर की वेदिका लगा दी। फिर देखो आगे, भारत पर यवनों का आक्रमण। भारत पर यवनों का आक्रमण। यवन वाला वीडियो अभी हम आगे बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे यवन कौन थे। तो भारत पर यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में ही हुआ। भारत में यवनों का आक्रमण किसके समय में हुआ? पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ। यवनों में ये कहाँ के निवासी थे? यवन कहाँ के निवासी थे? तो बैक्टीरिया के
और अफगानिस्तान के। बैक्टीरिया जो अफगानिस्तान में है तो वहाँ के लगभग में निवासी थे। यमन में दो वंश चलते थे। एक था डेमेट्रियस वंश, दूसरा था यूक्रेटाइड्स वंश। एक था डेमेट्रियस वंश, दूसरा था यूक्रेटाइड्स वंश। डेमेट्रियस वंश जो पहला यमन आक्रमणकारी था, ये क्या था? पहला यमन आक्रमणकारी था, जिसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम, जिन्होंने 183 ईसा पूर्व में पंजाब के साकल या सियालकोट जिला, पंजाब की राजधानी साकल या सियालकोट थी, वहां पर इसने आक्रमण किया था और उसको जीत भी लिया था। ये मूलतः क्या थे? तो मूलतः ये यूनानी थे। मूलतः ये क्या थे? यूनानी थे। और इन्होंने खरोष्टी लिपि का उपयोग किया था। इन्होंने खरोष्टी लिपि का उपयोग किया था। प्रमाण हमको सिक्के के जरिए से मिला। प्रमाण हमको किससे मिला? सिक्कों के जरिए से, जो गंधार किला में मिले हैं, जो गंधार कला में लिखे हुए हैं, तो उससे हमको प्रमाण मिला है। फिर आगे देखो, फिर डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिनांडर था। डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था। इसका टाइम पीरियड 165 से 145 एडी ईसा पूर्व के बीच में था। 165 से 145 ईस्वी के बीच में इसका टाइम पीरियड था। और यह जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध साहित्य की एक किताब है मिलिंद पन्नो, तो उससे हमको जानकारी मिलती थी। मिलिंद पन्नो जो नागसेन था, बौद्ध साहित्य को मानने वाला, तो उसने अपनी एक मिलिंद पन्नो में इसका वर्णन किया है, मिनांडर का। बौद्ध साहित्य का एक प्रचार प्रसारक था नागसेन, और उसने मिलिंद पन्नो में क्या किया? मिनांडर का उल्लेख किया है। फिर एक आती है हमारा, ये अगला था पेरीप्लास ऑफ द एरिथ्रियन सी। एक पुस्तक है पेरीप्लास ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसको लिखा अज्ञात यूनानी ने। यह क्या मिला? अज्ञात यूनानी ने। 80 ईस्वी से 115 ईस्वी का टाइम पीरियड लगभग में इसका था। अब देखो, पेरीप्लास का अर्थ होता है नौचालन पाठ। पेरीप्लास का अर्थ होता है नौचालन पाठ। एरिथ्रियन सी का अर्थ होता है लाल सागर। फिर देखो, पेरीप्लास जो भड़ौच गुजरात में मिनांडर के सिक्के खूब मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? गुजरात, भड़ौच के गुजरात में मिनांडर के सिक्के खूब चलते थे उनके बाजार में, पेरीप्लास के। देखो, भड़ौच में क्या होता था? तो वहाँ पे बंदरगाह था। वहाँ पर क्या था? बंदरगाह था। तो वहाँ पर उसके बाजार में, गुजरात के बाजार में मिनांडर के सिक्के बहुत चलते थे, इसीलिए उसकी जानकारी वहाँ पे मिलती है पेरीप्लास में, जो एक बुक है पेरीप्लास ऑफ द एरिथ्रियन सी। फिर आगे देखो, मिनांडर जो भारत पर दूसरी बार यवन आक्रमण किया। मिनांडर ने भारत पर दूसरी बार यवन आक्रमण किया और यह हार गया। शुंग शासकों से यह हार गया। फिर डेमेट्रियस प्रथम जो था, वह भी उस पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र पर आक्रमण किया। डेमेट्रियस प्रथम ने भी पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र पर भी आक्रमण किया, और डेमेट्रियस प्रथम भी हार गया, वसुमित्र जीत गया। डेमेट्रियस प्रथम हार गया और वसुमित्र जीत गया। फिर देखो, यवन जो एंटियालकस ने एक दूत भेजा। यवन था एक
याल्कस ने एक दूत भेजा जिसका नाम था हेलियोडोरस। जो विदिशा बेसनगर उसको कहते थे, विदिशा या बेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ लेकर और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भेजा। यमन ने, देखो यमन जो दूसरा वंश था तो वो बहुत कूटनीति का था, तो उसने सबसे पहले क्या किया, तो उसने एंटियालकस के द्वारा एक दूत भेजा गया हेलियोडोरस को विदिशा में, क्योंकि उस समय शुंग वंश की राजधानी क्या थी, तो विदिशा थी, तो विदिशा में भेजा और विदिशा उस समय बेसनगर उसको कहते थे विदिशा को। और तो उसने भेजा क्या लेकर, तो गरुड़ स्तंभ को लेकर, और किसका प्रचार प्रसार करने के लिए, तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने भेजा। और जो किस वंश का था, यूक्रेटाइड्स वंश का था, यूक्रेटाइड्स वंश का था। उस समय इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, उस समय इसकी राजधानी तक्षशिला थी। शुंग ने भागभद्र या भागवत का नववा राजा था। शुंग वंश भागभरत या भागवत क्या था, नवा राजा था शुंग वंश का। फिर आगे देखो, बस थोड़ा सा और बचा, उसको समझ लो बस। देखो कुछ स्पेशल फैक्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना शुंग काल में हुई। जो मनुस्मृति है तो इसके वर्तमान स्वरूप की रचना किस काल में हुई, तो शुंग काल में हुई। अब मनुस्मृति क्या थी, ये हमारी सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन स्मृति थी मनुस्मृति, और इसकी वर्तमान स्वरूप में रचना कब हुई, शुंग काल में हुई। दूसरा, विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण हुआ। विदिशा में क्या हुआ, एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण हुआ। फिर अजंता का नववा राजा ने नवे चैत्र मंदिर का निर्माण कराया। अजंता के नवे चैत्र मंदिर का निर्माण कराया, चैत्र मंदिर का। फिर नासिक तथा कार्ले का चैत्र मंदिर का निर्माण कराया। नासिक तथा कार्ले का, जो नासिक है वहाँ पे नासिक और कार्ले में जो चैत्र मंदिर है उसका भी निर्माण शुंग काल में ही हुआ। फिर मथुरा की अनेक यक्षणाइयों की मूर्ति भी उसने बनवाई शुंग काल में। जो मथुरा की अनेक यक्षणाइयों की मूर्ति भी शुंग काल में बनी। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया। 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु वह क्या रहा, वो असफल रहा। पुष्यमित्र शुंग ने जो पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटाराम विहार है उस पर 3 बार आक्रमण किया, 3 बार उसको नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वह जितनी बार करता था तो वह असफल होता था। फिर पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया। उसने 36 वर्ष तक शासन किया। भारतीयों ने ज्योतिष के क्षेत्र में सप्ताह का 7वां दिन या सप्ताह के 7 दिन विभिन्न ग्रहों के नाम पर रखा। और ये कहाँ से उनको जानकारी मिली, तो यमन उनको देकर गए ये जानकारी। ज्योतिष के क्षेत्र में सप्ताह के 7 दिन विभिन्न ग्रहों के नाम पर उसने बताया, या यमन ने उन लोगों को बताया, भारतीय लोगों को। फिर देखो, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी यमन लोगों ने इनको बताई। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी यमन ने भारतीयों को बताई। फिर एक है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता
ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है, कर्जदार है। ज्योतिष के क्षेत्र में भारत क्या है? यूनान का ऋणी है, कर्जदार है। उसमें लिखा है यद्यपि यवन बर्बर हैं, यद्यपि यवन बर्बर हैं, बर्बर जात के हैं, किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे वंदनीय हैं। लेकिन क्या है? वे ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे क्या हैं? वंदनीय हैं। और उसमें गार्गिक संहिता में लिखा है कि यद्यपि वे यवन क्या हैं? बर्बर हैं, मलेच्छ हैं, बर्बर जात के हैं, तो वो भी ज्योतिष के मूल निर्माता में होने के कारण के लिए वे वंदनीय हैं। फिर दूसरा है बराहमिहिर। यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं, किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं। किंतु वे क्या हैं? ज्योतिष के विद्वान हैं। इसीलिए प्राचीन ऋषियों की भांति वे पूज्य हैं। बराहमिहिर में लिखा है कि अगर यूनानी मलेच्छ का मतलब वो जो एकदम गंदगी में रहता है, मलेच्छ जिसको कहते हैं, तो मलेच्छ हैं, किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं, क्योंकि उनको ज्योतिष बहुत आता था, इसलिए वे ज्योतिष के विद्वान हैं और इसीलिए ऋषियों के वे भी पूज्य हैं। फिर सिक्के बनाने की कला। पहली बार सोने के लिखित सिक्के भी किससे लिए? यवन ने उनको बताया, भारतीयों को, सिक्के बनाने की कला। फिर गंधार शैली जो यूनानी थी और मथुरा शैली भी थी, दोनों को मिलाकर एक बनी गंधार शैली। फिर संस्कृत नाटकों में पटाक्षेप, यवनिका जो पर्दा प्रथा थी उसको भी यवन ने बताया। संस्कृत में जो पटाक्षेप था, यवनिका थी, उनकी जो पर्दा प्रथा थी, जैसे कोई भी बड़ा व्यक्ति आ जाए तो उनके सामने घूंघट कर लेना, तो वही होती है हमारी पर्दा प्रथा। तो उसको भी यवन ने लोगों को बताया, भारतीयों को। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ से निवेदन कि प्लीज़ शेयर ज़रूर से कर दिया करें, ताकि दूसरों लोगों को भी लाभ मिल सके। और कमेंट करें, अगर कोई भी गलती हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, मैं उसको सुधार लूँगा। और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो चुनूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और लाइक ज़रूर से कर दें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।